नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मतदान जोरों पर है। 4 बजे तक 91 लोकसभा सीटों पर औसतन 52% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। राज्यवार देखें तो यूपी में करीब 50% की वोटिंग हुई है, बिहार में 49% और तेलंगाना में 55% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 60% और सिक्किम में अब तक 65% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के असम, नागालैंड और मेघालय में 60 से 72% तक वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मुकाबला कांटे का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संजीव बालियान, आरएलडी के अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत चौधरी के भाग्य का फैसला होना है। पहले चरण की 91 लोकसभा सीटों के लिए जोरों शोरों से मतदान चल रहा है। क्या आम क्या खास, सभी वोटिंग को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। महेश शर्मा, जनरल वीके सिंह, सत्यपाल सिंह, संजीव बालियान को आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सुबह सुबह वो अपना वोट डालने पहुंचे और सभी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। एक आत्मविश्वास जागा है लोगों का नरेंद्र मोदी जी में। तो जब 400 प्लस लेकर अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि किस विपक्ष की बात कर रहे हैं और किस गठबंधन की बात कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो विकास का काम देखा है, यहाँ के नौजवानों की आशाएं जगी हैं। पिछले लगभग कई दशकों तक उनके साथ जो धोखाधड़ी होती रही, उस बात से वो बहुत सजग, बहुत सतर्क हैं। जो लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन किसी तरह सफल हो, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। मेरा मानना है कि जहाँ विचारधारा नहीं मिलती, जहाँ कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे रहे अब तक, उनका मिलकर काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वोट डालने के बाद विपक्ष के प्रमुख उम्मीदवारों ने भी जीत के दावे किए हैं। जो देवबंद में पहली सभा थी, उससे पूरी तस्वीर साफ हो गई थी। उसमें हर एक वर्ग का आदमी, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब साथ उस सभा में उत्साह और जोश के साथ आए थे और एक खूबसूरत तस्वीर बन रही है। ये गठबंधन जो है एक प्रभावी गठबंधन है, सामाजिक गठजोड़ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो पहले चरण में 8 सीटें हैं उसमें बीजेपी की आंखें खुल जाएंगी। देखिए, हम मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़े हैं। हमने तो हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, नौजवान की बेरोजगारी का है, हमारा मुद्दा गन्ना किसान के बकाया भुगतान का है, हमारा मुद्दा जो किसान की लागत मूल्य है उसको दुगना कराने का है। तो हमारे हम मुद्दों के खिलाफ बात नहीं करते। आई एम होपफुल दैट I should be able to win this race. It's the last mile that we are running, and I'm very, very optimistic that the values that we stand for, what Congress has done, Rahul and Gandhi and Priyanka Gandhi, what they represent to the nation, and I'm very optimistic that these values will make the citizens vote right. चलिए, लेकिन अब वक्त आ गया है चुनावी अपडेट का। तो चुनावी अपडेट के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता रोहन सिंह और मुजफ्फरनगर से जेबा वारसी जुड़ गई हैं। लेकिन रोहन, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं, तो मतदान के लिए अब आखिरी घंटा, बताएं क्या माहौल है, हाउ इज द जोश? जी, आज काफ़ी अच्छा लोगों का जो टर्नआउट है वो देखने को मिला है। अगर अभी तक हम बताएं, जो अलग अलग इलाकों की बात है, लगभग 55 से 60% लोगों ने वोट डाल लिया था 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो। और अभी भी वोटिंग चल रही है। 6 बजे तक यहाँ पे लोगों को एंट्री दी जाएगी और उसके बाद भी जो लोग आ चुके हैं उन्हें इजाज़त दी जाएगी अपना वोट डालने की। अगर आज के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें, लगभग जो रूरल इलाके हैं वहाँ काफ़ी अच्छा टर्नआउट देखने को मिला है। ये जो सीट है गौतम बुद्ध नगर की, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। महेश शर्मा भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री है, वो यहाँ पे प्रत्याशी और सुबह में वो यहाँ पे वोट डालने भी आए थे। इसके अलावा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और जो कांग्रेस है, इन तीनों के बीच एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जो खास तौर पे देखने को मिल रहा है, पिछली बार कुल मिला के 60 के लगभग वोटिंग परसेंट था नोएडा का और अभी से थोड़ी देर पहले तक ही लगभग 60% था। तो हम कह सकते हैं कि पहले से बेहतर प्रतिशत यहाँ पे देखने को मिल रहा है और
अभी भी लोगों में यहाँ पे जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें हमने खासतौर पे देखने को मिला कि वे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे थे आज, और कई ऐसे भी लोग हमें यहाँ पे मिले जो कि विदेशों से भी आए थे सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग करने। तो अच्छा जोश है और लोग अपने मतदान का प्रयोग जो है वो खुल के कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, तो पहले के मुकाबले बेहतरीन टर्नआउट दिखाई दे रहा है, खासतौर से जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनमें काफी उत्साह है। लेकिन ज़ेबा बताएं, मुजफ्फरनगर में फिलहाल किस तरह का माहौल है? मुजफ्फरनगर में भी काफ़ी शांतिपूर्व चुनाव एक तरह से हुआ है। पोलिंग बहुत सही से चल रही है। 3:30 बजे तक का हमारे पास जो पोलिंग परसेंटेज है वो 55% है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट, काफ़ी डिसेंट है। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में हमने दौरा किया और हमें ये पता ज़रूर चला है कि अलग अलग एज ग्रुप्स के, चाहे वो युवा हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, 81 to 91 ईयर ओल्ड भी आ रहे थे और वोट अपना जो एक्सरसाइज है डेमोक्रेटिक राइट वो ले रहे थे। अगर हम चुनाव की बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है मुजफ्फरनगर में, जो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा। 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि अजीत सिंह राष्ट्रीय लोक दल के जो चीफ है वो जीतते हैं, जो पहली बार मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं, या सिटिंग एमपी संजीव बलियान जो पिछली बार 2014 में 4 लाख से भी अधिक मार्जिन से जीते थे। रिमेंबर 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसके बाद 2014 में चुनाव हुए थे, उस वजह से संजीव बलियान को 4.5 लाख से भी अधिक का वोटिंग मार्जिन मिला था। लेकिन इस बार जो पूरा चुनाव है, वो जो मुकाबला है वो काफ़ी तगड़ा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन का जो कैंडिडेट है हमारे अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह आरएलडी के, उनको दलित और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करके मिल रहा है। संजीव बलियान के लिए जो अहम चुनौती रही है वो जाट वोट को एक तरफ रखने की रही है, और हम ये नहीं भूल सकते कि चौधरी अजीत सिंह आरएलडी के चीफ है जो एसेंशियली एक जाट नेता है। तो जाट किस तरफ जाएगा वो ही इस चुनाव का रुख बता पाएगा। लेकिन आज के दिन संजीव बलियान ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान जरूर दिया था कि बुर्खा पहनकर जो महिलाएं वोट करने जा रही हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही और वो फर्जी वोट कर रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने इनके ये बयान को खारिज कर दिया और कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो काफी दिलचस्प रहा, लेकिन कोई भी वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुई है। पीसफुल चुनाव रहा है आज का। ऑलराइट, तो यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बढ़ चढ़कर लोग वोट देने भी पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम डिटेल्स के लिए। और मुजफ्फरनगर के सांसद और बीजेपी नेता संजीव बलियान ने अपने चुनाव क्षेत्र में बुर्खे वाली महिलाओं के बिना पहचान वोट डालने की शिकायत की है। बलियान ने कहा कि बूथों पर पहचान पत्रों से चेहरा मिलान की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर बुर्के में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी, तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। उधर उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने संजीव बलियान के बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर एक महिला चुनाव अधिकारी मतदान से पहले हर महिला मतदाता के पहचान की जांच करती है। शिकायतें मिली हैं, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से भी कुछ थोड़ा अधिक शिकायतें आ रही थी, लेकिन इनका समय रहते समाधान कराया जा रहा है। और वार फुटिंग बेसिस पर अगर कहीं कोई समस्या आ रही तो इनको तत्काल निराकरण के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है, और ज़्यादातर जो समस्याएं आई हैं उनको दूर कर लिया गया है। पहले चरण के चुनाव में ही कैराना में गांव वालों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग हुई। फर्जी वोट डालने को लेकर गांव वालों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग और पथराव हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने हवा में फायरिंग कर लोगों को वहां से भगाया। वहीं कैराना के कांधला में अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीणों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया था। फिलहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश में मतदान के दौरान हिंसा की खबर है। अनंतपुर जिले में टीडीपी के एक नेता और वाईएसआर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अनंतपुर जिले में जन सेना पार्टी के विधायक मधुसूदन गुप्ता को ईवीएम तोड़ने के लिए गिरफ्तार भी किया गया है। और गुंटूर में आंध्र असेंबली के स्पीकर केएस राव
ऐसी ही एक झड़प में बेहोश भी हो गए। दोनों दलों के बीच और भी कई जगहों पर झड़प की खबरें हैं और कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी हंगामे हुए हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की सभी 175 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। बिहार के नवादा में आरजेडी और एनडीए समर्थकों के बीच झड़प हुई है। गोविंदपुर गांव में उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां मामला और भी हिंसक रूप ले लिया है इस पूरे मामले ने और दोनों तरफ से हवाई फायरिंग हुई, जिससे एक महिला को जाकर शायद गोली भी लगी है और मतदान करने के लिए कतार में वो खड़ी थी। वहीं एनडीए की तरफ से एलजेपी उम्मीदवार बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान के भाई चंदन सिंह मैदान में आए हैं और दूसरी तरफ आरजेडी ने बलात्कार के आरोपी पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान चल रहा है। कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पे है और आज इसी पर है चुनाव अड्डा। शाम 7:57 पर हम चर्चा करेंगे चुनावी महासंग्राम के राउंड 1 की। और अब हमारी खास पेशकश सीएनबीसी आवाज चुनाव यात्रा। आवाज की चुनाव यात्रा लेकर हमारे सहयोगी पहुंचे मथुरा के ऐसे गांव में जहां ज्यादातर किसान आलू की खेती करते हैं और यहां फसल के उचित दाम और सरकारी मदद से वंचित किसान इस बार बीजेपी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं कि आज भी एक्सप्रेसवे से गांव की तरफ मुड़ते ही कैसे नजारा बदल जाता है। वैसे तो हमारी चुनाव यात्रा दिल्ली से आगरा की तरफ चल पड़ी थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हमारी गाड़ी फर्राटे भर रही थी। लग रहा था चारों तरफ विकास ही विकास है। लेकिन अभी मथुरा की सीमा खत्म होने ही वाली थी कि हमारी नजर पड़ी एक्सप्रेसवे के पास बसे इस गांव पर। गढ़ी खंदा नाम के इस गांव में घुसते ही यहाँ की इस खस्ता हाल सड़क को देखकर एक्सप्रेसवे के सुहाने सफर को हम भूल गए। भरी दोपहरी में गांव के लोग हमारे साथ घूम घूम कर गांव की बदहाली बयां करते रहे, इस उम्मीद में कि शायद उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचे। गांव के अधिकांश लोग आलू की खेती करते हैं। गांव की बदहाली की चर्चा के बीच जैसे ही आलू की बात छिड़ी, लगा जैसे उनका जख्म हरा हो गया हो। यूरिया पर पैसा बढ़ गए, डीएपी पैसा बढ़ गए, डीजल पर पैसा बढ़ गए और मेहनती ने पैसा बढ़ गए और आलू मई की मई धरो जो पहले बिका तो बिक रहा है, लागत पूरी ना है रही। आत्महत्या करवे का जो आमदाय किसान बिल्कुल मोदी सरकार ने ऐसा कर दो को खेतू ना बिक पाए रहे। आलू के बारे में सरकार कह रही कि हमने दाम तय कर दिया है, 1 लाख क्विंटल हम इस बार खरीदेंगे, तो क्या इन सब से कोई फायदा नहीं हो पा रहा है? नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं कहाँ कौन खरीदता है। सरकार ऐलान करती है कि हमने गांव में सड़कें अच्छी बिछा दीजिए, हमने सस्ते में खाद का जुगाड़ कर दिया। दिखावा मोदी सरकार में दिखावा है, छलावा है, किसान को छला गया है। सड़क बिल्कुल ना बिल्कुल ना, खाली झूठ की बात है। प्योर सड़क बता दी, सड़क मुक्त होगी सड़क और एक भी नहीं। तुम देख लो रास्ता तुम्हारे सामने। आमत ही ना मंत्री फंत्री कोई आमत ही ना यहाँ दिया। मोदी सरकार ने कहा कि हमने किसानों को पीएम किसान योजना की शुरुआत की और उनको 2000 रुपए खाते में डाल रहे हैं। तो पहली बात तो ये बताओ कि आप लोगों के खाते में आए भी कि नहीं 2000 रुपए? हमारे में ना आए, बिल्कुल ना आए। मैसेज जरूर आ गया लेकिन पैसे नहीं आए। अच्छा, मैसेज आ गया, पैसे नहीं आए। हम 8-7 जने हम 5-7 जने हम भर के आए फॉर्म और जाके मैसेज आएगा, हमारे मैसेज ना आए और न हमारे आए न जना के आए। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये आपको लगता है कि 2000 रुपए भीख नहीं किसान के लिए ये मुनासिब है क्या? 2000 का एक कट्टा नहीं आ रहा डीएपी का। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को 2000 रुपए खाते में डालेंगे, कांग्रेस करेगी कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ करना सही है, उससे कर्जा सही, एक बार मुक्त तो हो जाएंगे। एक बार लोन माफ है जहाँ हम पार पे आ जाएं, फिर हम न कर्जा करें न कचुआ पे मेहनत कर खा लेंगे, फिर न आलू करेंगे। 2000 रुपए जगह पे जो बिजली को बिल माफ वो न कर देते, आधा बिल कर देते तो हर एक किसान सुविधा मिलती। हम वोट देंगे जो हमारे कर्जा माफ करेगा पाए और फिर कर्ज लहरे ना बेंगे तो कब। अपनी बदहाली से परेशान ये किसान पिछली बार जहां बीजेपी को जिताने की जी तोड़ कोशिश में थे, वहीं इस बार बीजेपी से किनारा करते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्मण रॉय, मथुरा।
बाजार में उतार चढ़ाव भरा कारोबार हमने देखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फ्लैट बंद हुए। हालांकि क्लोजिंग हरे निशान में हुई है। निफ्टी 12 अंक चढ़कर 11,596 पर बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी 17 अंकों की गिरावट लेकर 29,800 के नीचे फिसला है। मिड कैप इंडेक्स में भी फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो तेल और गैस और ऑटो शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा, लेकिन वहीं आईटी और मेटल शेयरों में बिकवाली रही। स्पोर्ट्स कार के लिए जानी मानी जर्मन कंपनी पोर्शे ने आज भारत में नई 911 के 2 वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। करेरा एस और करेरा एस कैब्रियोले लग्जरी स्पोर्ट्स कार 8 जनरेशन वाली है। पोर्शे 911 करेरा एस की शुरुआती कीमत 1,82,00,000 रुपए है, जबकि कैब्रियोले की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। पोर्शे 911 कार में 3 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 450 PS की पावर और 530 Nm का टॉर्क देता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे महज 3.7 सेकंड का वक्त लगता है। 911 करेरा एस की टॉप स्पीड 308 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं कैब्रियोले की टॉप स्पीड 306 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चलिए शो को समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन हम आपको छोड़ जाते हैं लोकतंत्र के जश्न की तस्वीर के साथ। भाई